धोबी समुदाय का इतिहास जब हम ये सुनते हैं तो शायद एक खास तरह की तस्वीर दिमाग में आती है। पर आज हम इसी इतिहास की परतों को खोलकर देखेंगे और कुछ ऐसी कहानियों पर गौर करेंगे जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती। ये कहानी तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है ना? रामायण का वो किस्सा जो अक्सर इस समुदाय की पहचान से जुड़ जाता है। मतलब यही वो कहानी है जो सबसे पहले याद आती है। लेकिन क्या हो अगर हम इस कहानी को पलट दें? सोचिए, क्या हो अगर जिस धोबी की बात हो रही है उसके पुरखे, उसके पूर्वज खुद राजा रहे हों? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। इस पूरी चर्चा में जो भी ऐतिहासिक शब्द इस्तेमाल होंगे वो सीधे स्रोत सामग्री से लिए गए हैं। हमारा मकसद सिर्फ अकादमिक तौर पर जानकारी देना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पारंपरिक तौर पर, मतलब हमारे पवित्र ग्रंथों और पुरानी किताबों में इस समुदाय की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, यहाँ पर कहानियां काफी अलग अलग हैं और कई बार तो एक दूसरे से बिल्कुल उलट। जैसे अत्रि और वेदव्यास जैसे ऋषियों ने इन्हें अंत्यज यानी अछूत की श्रेणी में रखा। वहीं बिहार में एक मान्यता है कि ये बौद्ध भिक्षुओं यानी स्थिविर देव के वंशज हैं। और रामायण वाली कहानी तो है ही, जिसने धोबी शब्द को एक ऐसे आदमी से जोड़ दिया जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। और तो और जाति भास्कर नाम के ग्रंथ में तो और भी साफ साफ लिखा है। इसमें कहा गया है कि ये जाति अछूतों में पहली है और इनका काम, इनकी आजीविका कपड़े धोना है। मतलब कितनी सख्ती से एक भूमिका तय कर दी गई। तो ये तो हुई किताबों की बातें, पर असल जिंदगी में इसका असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे इन कहानियों ने जमीन पर भेदभाव का एक लंबा इतिहास रचा। साल 1924 की एक रिपोर्ट आदि वर्णान समुदाय के बारे में, और उसमें लिखा था वे एक ऐसी जाति हैं जिन्हें देखना भी मना है। सोचिए, ये 20वीं सदी की बात हो रही है। ये दिखाता है कि छुआछूत किस हद तक फैली हुई थी। मतलब हालत ये थी कि लोग दिन के वक्त अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। क्यों? क्योंकि माना जाता था कि सिर्फ उनको देख लेने भर से कोई अपवित्र हो जाएगा। ये 1924 के समाज की एक कड़वी सच्चाई थी। तो ये तो हुई एक कहानी, पर अब हम बात करेंगे एक बिल्कुल अलग नजरिए की, एक दूसरी कहानी की, जो एक स्वदेशी, एक शाही वंश की बात करती है। इस नई कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मूल निवासी का मतलब समझना होगा। मूल निवासी मतलब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, वो लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, जिनके पुरखे प्राचीन भारत के शासक हुआ करते थे। अब एक और जरूरी चीज है जाति टोटम। ये क्या होता है? ये एक तरह का पैतृक निशान या प्रतीक होता है। अक्सर कोई जानवर जिसे कोई कबीला या पूरा समूह अपने वंश की पहचान और एकता के लिए पूछता है। तो यहाँ पर जो मुख्य टोटम है वो है याक। जी हाँ, याक। और स्रोत के मुताबिक चमर शब्द असल में संस्कृत में याक को ही कहते थे। ये उन सभी लोगों का नाम था जो इस जानवर को अपना टोटम मानते थे। ये किसी एक जाति का नाम नहीं था। तो एक टोटम और उससे जुड़ा हुआ एक पूरा वंश। अब देखते हैं कि कैसे ये एक ही वंश वक्त के साथ अलग अलग कामों, अलग अलग पेशों में बढ़ गया। ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले थे चमर लोग जो याक टोटम से जुड़े थे। फिर इसी समूह से एक शाखा निकली जो बुनकर बन गई, जैसे कोली, कोरी और जुलाहे। फिर इन्हीं बुनकरों में से एक और समूह निकला जो कपड़े रंगने और धोने का काम करने लगा, जिन्हें रजक कहा गया। और फिर इसी रजक समूह से धोबी, धुनिया, छीपा और दर्जी जैसे और भी खास काम करने वाले लोग निकले। मतलब जड़ एक ही है। और ये रजक शब्द, इसकी कहानी तो और भी कमाल की है। इसका जो मूल मतलब था वो था राजाओं की समिति, मतलब रूलर्स की एक कमेटी जो प्राचीन लिच्छवी और मल्ल गणराज्यों में होती थी। और बाद में इसी शब्द का मतलब हो गया कपड़े धोने या रंगने वाला। सोचिए, एक शब्द जो शासकों से जुड़ा था वो एक पेशे से जुड़ गया। कितना बड़ा बदलाव है ये। सबूत सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। अब हम कुछ ऐसे सुरागों को देखेंगे जो हमारे गोत्र और सरनेम में छिपे हैं और जो इन अलग अलग समुदायों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जरा यहां देखिए, चौहान, ये गोत्र आपको धोबी, खटेक और चमार तीनों में मिलेगा। श्रीवास्तव और माथुर, ये आपको धोबी और कायस दोनों में मिलेंगे। यहां तक कि राजपूत गोत्र भी। ये दिखाता है कि इन सब समुदायों की जड़ें कहीं न कहीं एक ही हैं, आज की जातियों की दीवारों से कहीं गहरी। और स्रोत की ये बात बहुत दमदार है।
कि एक व्यक्ति अपना उपनाम बदल सकता है, लेकिन अपना गोत्र नहीं। गोत्र पूर्वजों पर आधारित होते हैं, गुलामी पर नहीं। मतलब सरनेम तो बदल सकता है, पर गोत्र, वो तो सीधा आपके वंश से, आपके पुरखों से जुड़ा है, उसे नहीं बदला जा सकता। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है कि जब हम अपने इतिहास को इस तरह से दोबारा खोजते हैं तो ये हमारे भविष्य को कैसे बदल सकता है। जब कोई समुदाय अपनी कहानी को गुलामी की नहीं बल्कि शासकों और हुनरमंद कारीगरों के एक प्राचीन वंश की कहानी के तौर पर देखता है, तो इससे उसकी पहचान और उसके भविष्य पर क्या असर पड़ता है, ये सोचने वाली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में